अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस कैन 3104 का हमारा लेक्चर आज इवेपोरेशन के हवाले से होगा। इवेपोरेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है कि जिसके अंदर ना सिर्फ आपके पास हीट ट्रांसफर बल्कि उसके अंदर मास ट्रांसफर भी अप्लाई हो रही होती है। तो हम खास तौर पर हीट ट्रांसफर के अंदर इसको इसलिए ज्यादा डील करते हैं कि जो आपके पास इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो ड्राइविंग फोर्स आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हीट इनपुट करके आप इस इवेपोरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिस वजह से इवेपोरेशन को हम मास ट्रांसफर में नहीं पढ़ते बल्कि इसको हम हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर इवेपोरेशन के अंदर सबसे पहले कि इसको हम ये क्या है और इसको क्यों करते हैं कि इवेपोरेशन का सबसे बड़ा जो मकसद है इवेपोरेशन का वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं या कोई आपके पास ऐसे मिक्सचर्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि इस मिक्सचर को कंसंट्रेट कर लें, कोई सोल्यूशन मौजूद है उसको आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हम खास तौर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। तो इवेपोरेशन को केमिकल इंडस्ट्री में और खास तौर पर ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रोसेसेस में कि जहां पर आप फूड मटेरियल्स को डील कर रहे हो, इवेपोरेशन प्लेज अ मेजर रोल। यानी कि शुगर इंडस्ट्री है, वहां पर इवेपोरेशन का बहुत अमल दखल है। इसके साथ साथ हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि आप पैकेज्ड हालत में, जैसे ये टोमेटो केचप, ये जैम, ये जेलीज वगैरह, इन तमाम, दूध हो गया जो डब्बों में मिलता है, या सूखा दूध है, इन सब के लिए हमें बहुत ज्यादा इवेपोरेशन की जो है, जो उसका ऑपरेशन है उसको यूज किया जाता है। इवेपोरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि हम जो वाटर होता है उसको सोल्यूशन में से रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए मकसद आपको कोई ऐसा सूटेबल वेसल चाहिए जिसके अंदर आप इवेपोरेशन का प्रोसेस कर सके। तो नॉर्मली जो सबसे कॉमनली इक्विपमेंट इवेपोरेशन के लिए यूज किया जाता है उसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि इवेपोरेटर की मदद से हम अपने सोल्यूशन को, मिक्सचर को कंसंट्रेट करेंगे, और जब वो कंसंट्रेट हो रहा है तो हो क्या रहा होगा, कोई वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे कि वाटर है वो उसमें से रिमूव हो रहा होगा और आपके पास कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मुहैया होगा। अब आपके पास लेट से कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड्स मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पर सॉल्यूट सॉलिड्स है, सॉल्वेंट उसके अंदर लिक्विड मौजूद है। इस तरह के अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और आप उसकी इवेपोरेशन करें, उसको कंसंट्रेट करें, तो फिर क्या होगा कि आपका वो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसके लिए टर्म लिकर भी यूज की जाती है। लिकर वैसे स्लैंग वर्ड्स में इसको अल्कोहल, जो आम शराब वगैरह होती है उसके लिए भी लिकर यूज किया जाता है टर्म, लेकिन हमारे इस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो लिकर है, इससे मुराद एक कंसंट्रेटेड लिक्विड मौजूद है। तो आपके पास जो लिकर है, उस लिकर के अंदर हमारे पास वो अगर इवेपोरेशन हो रही है तो इवेपोरेशन के नतीजे में क्या होगा कि वो लिकर इतना कंसंट्रेट हो जाएगा कि उसके अंदर से फिर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो जो सॉलिड्स होंगे, जो उसके अंदर सॉल्यूट है, अब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। यही बेसिकली शुगर इंडस्ट्री का भी प्रोसेस है। जो शुगर हम लोग जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो शुगर हमारे पास जो हम कंज्यूम करते हैं, उस शुगर की कंजप्शन के अंदर हमारे पास जो है उसको बनाने का जो तरीक़ाकार है, वो हमारा तरीका उसके साथ साथ वो बिल्कुल यही है कि आप इवेपोरेटर्स यूज करते हैं और इवेपोरेटर्स की मदद से हम अपने जो शुगर केन का सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेट करके उसकी मदद से हम अपना शुगर को हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अब इवेपोरेशन के अंदर बेसिकली आप अपना जो सोल्यूशन या मिक्सचर है उसमें से कोई वैल्यूलेस कंपोनेंट रिमूव कर देते हैं। वैल्यूलेस कंपोनेंट क्या मुराद हो सकती है? ऐसी चीज जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ना हो। अब क्योंकि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ी अमाउंट आपकी लिक्विड्स वगैरह की यूज हो रही होती है, तो इस वॉल्यूम बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो
ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि जो कि वैल्यूलेस हो और बहुत ज्यादा मिकदार में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पानी आपको प्रोडक्ट बनाने में, पानी को एज अ प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर रहे तो वो इसके अंदर मौजूद होता है। तो आपको नॉर्मली मोस्ट कॉमनली हमारे पास इवेपोरेशन के नतीजे में जो चीज रिमूव की जाती है वो वाटर को रिमूव किया जाता है। अच्छा, फिर जो है इसीलिए बाद हम जो इसके अंदर, लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं। तो सिर्फ होता क्या है कि आपके पास इट डजंट मैटर कि जो आपका इवेपोरेशन करने के लिए जो आपने सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, या आप उसके लिए जो मिक्सचर, एक ही बात है सोल्यूशन या मिक्सचर जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके पास सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, कोई आपके पास वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, डजंट मैटर। तो आपने उसमें से एक वैल्यूलेस कंपोनेंट को रिमूव कर लेना, मोस्टली वो वाटर होगा, जिसकी मदद से आपका जो रिमेनिंग सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा। केमिकल इंडस्ट्री में खास तौर पर जो इवेपोरेशन है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन के लिए, ग्लिसरॉल, शुगर, ग्लू वगैरह, या उसके अलावा और बहुत सारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया टोमेटो जैम, जेलीज, या जूसेस है, फ्रूट जूसेस हैं, या मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, या पैकेज्ड मिल्क है, वो सारे के सारे के लिए हम इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। अच्छा जी, इवेपोरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हीट और मास ट्रांसफर दोनों इसमें अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जो गवर्निंग इसके अंदर आपके पास ड्राइविंग फोर्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट है, तो इसलिए हीट ट्रांसफर इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। तो आपको इवेपोरेशन करने के लिए हीट, अब सोल्यूशन को, मिक्सचर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो हीट प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन वेपराइज होगा, और जब सोल्यूशन वेपराइज होगा तो फिर वो हीट जो है आपके सोल्यूशन में से जो वैल्यूलेस कंपोनेंट है, वाटर वगैरह है, उसको वो रिमूव कर देगी, और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके इसी तरह हमारे पास जब आपने इवेपोरेशन करनी होती है तो आपको हीट कोई ऐड करनी पड़ेगी, और इस हीट की एडिशन के नतीजे में जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोस्टली वो वाटर होगा, वो वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं इवेपोरेशन के लिए, तो इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर चेंजिंग द फेज। हम कैसे फेज चेंज किए? हमने लिक्विड में से वेपर्स को उसको किया। ऑब्वियसली देखिए, वो जो आप सोल्यूशन या मिक्सचर मौजूद है उसके अंदर आपके पास एक कंपोनेंट वाटर भी मौजूद है। अब लिक्विड फॉर्म में है, अब आप उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद आप उसके अंदर इतनी लेटेंट हीट ऐड करेंगे कि उसका फेज चेंज हो जाए। इसलिए हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट प्लेज अ मेजर रोल इन इवेपोरेशन। और फिर हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो हीट रिकवरी है वो मैक्सिमम हो सके। मसलन किस तरह कि आपके पास देखिए जो वेपर्स जा रहे हैं वो वेपर्स ही बड़े गर्म होंगे, उनके पास भी हीट अमाउंट मौजूद होगी। आप उन वेपर्स को फिर लूप में ले आते हैं, उनमें से हीट को रिकवर कर लेते हैं, फर्दर आप उन वेपर्स को किसी और जगह पे हीटअप करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह आपकी जो ओवरऑल सिस्टम की जो इकोनॉमी होगी, प्रोसेस की जो इकोनॉमी होगी, वो इंप्रूव हो जाएगी, और आपका जो प्रोसेस है उसकी ओवरऑल कंजप्शन है, जो हीट की कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। जो हमने ये हीट सप्लाई करनी है इवेपोरेशन करने के लिए, इसको जब आप, एक तो तरीका मिसाल के तौर पर ये है कि आप डायरेक्टली ये हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब किस तरह? जैसे पुराने जमानों में, अब भी कई मुल्कों में ऐसा किया जाता है कि समुद्री नमक जो है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में समंदर तो बहुत कम है, तो हम लोग तो समुद्री नमक नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग तो ये माइन किया हुआ नमक इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास जो है ये मिनरल नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माइनिंग के जरिए जमीन से निकाला जा रहा है। तो जिन मुल्कों में समंदर वगैरह मौजूद है, और बाज़ औक़ात क्योंकि समुद्री नमक में और भी मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन कैसे करते हैं कि आपके पास वो मौजूद होता है तो उसको बड़े बड़े पैन्स के अंदर वो सूरज की गर्मी में रख देते हैं। तो सूरज की जब गर्मी उस पानी में पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, और आपको वो मिनरल सॉल्ट अवेलेबल हो जाता है, विच इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। ये इसको कह सकते हैं कि आपने डायरेक्ट हीट सप्लाई की है। लेकिन हम इंडस्ट्री के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आपने प्रोसेस, क्योंकि देखिए आपने फैक्ट्री अगर आपकी दिन रात चल रही है, जैसे अब शुगर इंडस्ट्री आजकल
जो है जब सीजन होता है तो वो आपकी 24 घंटे चलती है। ये नहीं होता कि रात को बंद कर देंगे सुबह चला लेंगे, ऐसा नहीं है, 24 घंटे चल रही होगी। उस ऐसी सूरत हाल में आप सूरज की रोशनी पर एतबार नहीं कर सकते, आप सूरज की रोशनी को यूज नहीं कर सकते, आपको कोई और कॉन्टिन्यूस हीट सोर्स यूज करना पड़ेगा। तो जो कॉमनली हीट सोर्स यूज किया जाता है हमारे पास जनरली, हमारे पास प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, जहां जहां इवेपोरेशन यूज हो रही है वहां पर आप लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम, ऐसी यानी कि ऐसी स्टीम, जब आप स्टीम टरबाइन के अंदर आपने लेट्स से कि आपने कुछ स्टीम यूज की है और स्टीम टरबाइन से जब वो एग्जॉस्ट हुई है तो वो अब आपके पास जो स्टीम है उसको हम कहते हैं कि ये लो प्रेशर बड़ी एग्जॉस्ट स्टीम है। इस किस्म की जो स्टीम है इसको मोस्टली इवेपोरेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल हमारे पास सूरत हाल भी है, कोई ऐसी स्पेशल जहां पर आप नॉर्मली कोई और फ्लूइड यूज करते हैं, या फ्लू गैसेस जो कंबस्टन के नतीजे में आपके चिमनीज में से वो जो है वो रिमूव हो रही है, एग्जिट हो रही है, उनको भी आप एज अ हीटिंग मीडियम यूज करते हैं, उनकी हीट को आप यूज करते हुए इवेपोरेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी तस्करा किया था आपको लिकर का कि हमारे पास वो जो हमारे पास जो लिकर्स हैं जो उसके अंदर लिक्विड और कंसंट्रेटेड, उसके अंदर हमारे पास सॉलिड वगैरह मौजूद हैं, इनके लिए हम खास तौर पर अच्छा, अब हम जो हम फूड इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पर जो या आपके पास और केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो खास तौर पर शुगर इंडस्ट्री के लिए बड़ा स्पेसिफिक है। जब हमारे पास ये लिकर्स हैं तो इनको इवेपोरेशन के लिए क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? मसलन 3 आपके पास डिफरेंट किस्म के लिकर्स हो सकते हैं। उसमें से जो पहली टाइप है वो ये कि आपके पास वो ऐसे लिकर्स हैं कि जिनको आप हाई टेम्परेचर पर हीट अप कर सकते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक सॉलिड है, मिनरल है आपके पास, अगर इसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दे देगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लिकर मौजूद है और अगर वो लिकर जो है उसको आप हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीटअप कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर डिकम्पोजिशन, तो ये आपके पास लिकर हो सकता है। उसके अलावा ऐसा उसके मुकाबले में आपके पास ऐसे भी लिकर मौजूद है कि जिनको आप जो है सिर्फ 330 कैल्विन तक, यानी कि 57 डिग्री C तक आप उनको हीटअप कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा हीटअप करेंगे तो चांस है कि वो मटीरियल डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपका मकसद फौत हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे लिकर्स भी मौजूद हैं जो कि जब उसके अंदर से आपके पास जब वो कंसंट्रेट होते हैं तो कंसंट्रेट होने के नतीजे में उनके अंदर से सॉलिड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब सॉलिड तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल साइज एंड शेप, तो वो क्या होगा कि उनमें से जो है आपके पास वो जो लिकर्स हैं आपको क्रिस्टल्स को देना शुरू कर देंगे, कुछ सॉलिड्स आपको वो देना शुरू कर देंगे। तो इसके मुकाबले में ऐसे भी हमारे पास लिकर होंगे कि जिनमें सॉलिड्स तो मिले हुए हैं, लेकिन आपके वो जब कंसंट्रेट हो रहे हैं तो भी उनमें से कोई सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको नहीं मिल रहे। इसके अलावा हमारे पास ऐसे लिकर्स भी मौजूद होते हैं ये क्लासिफाई करने के लिए कि लेट्स से कि आप अगर किसी मखसूस प्रेशर के ऊपर आप जो है उसको आप हीटअप कर रहे हैं, और जब वो उनकी बॉइलिंग उसी टेम्परेचर पर होगी कि जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होता है, यानी कि इफ द वाटर लेट्स से इफ द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री C, तो वो सोल्यूशन भी 100 डिग्री C पर उस प्रेशर पर बॉयल होगा। यानी कि आप देखें, अब अगर आप बात करते हैं 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो 0.5 एटमॉस्फेयर पर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द प्रेशर देयर इज, तो जिस उस किसी मखसूस प्रेशर पर आप यूज कर रहे हैं और उस प्रेशर के ऊपर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो उस लिक्विड का भी, उस लिकर का भी वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। या उसके अलावा ऐसा होता है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह हम
अपने ट्यूसडे वाले लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट राइज। एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपके पास लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड वगैरह मौजूद होते हैं, यानी कि अब आपके पास प्योर कंपोनेंट्स नहीं मौजूद हैं, मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास लेट्स से कि NaCl का कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो NaCl अगर आपके पास देखिए वाटर, इफ वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सी, द NaCl सोल्यूशन विल नेवर बॉइल एट 100 डिग्री सी, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं लिकर्स की, जो कि आपके इवेपोरेशन के प्रोसेस को असरअंदाज हो रही होती है। अच्छा जी, हम जो इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब मैं यही काम करता रहूं, आधा घंटा जाया हो गया, 20 मिनट हो गए, नवाब साहिबान आ रहे हैं, बस यही काम चलता रहा। तो हमारे पास जो है, जो हीट ट्रांसफर है इवेपोरेटर्स के अंदर, तो वो हीट ट्रांसफर इवेपोरेटर्स के अंदर के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो इक्वेशन आपकी Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये आपके पास जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था उससे मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क है जब हम बात करते हैं। इसमें जो Q है हमारे पास, वो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ए जो है आपका हीट जो ट्रांसफर एरिया है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम्स। अच्छा, जो ये यू है, इस यू को हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहते हैं। जो हमने हमने फॉर्मूले में लिखी थी इक्वेशन, वो थी Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। दीज टू इक्वेशंस आर नॉट सेम। हमारे पास जो H होता है, वो हम उसको जो था हमने वहां पे वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था, और ये जो U है, ये हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। इसको आप इस तरह समझिए कि जो U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इट्स वैल्यू कैन बी मोर देन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अंदर आप वो तमाम रेजिस्टेंसेस भी ऐड अप कर देते हैं जो कि हीट ट्रांसफर के ऑपरेशन के अंदर रुकावट पैदा कर सकती है या हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। जबकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अंदर वो जो खाली हम जो सॉरी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो खाली एच था, उसके लिए वो एक प्रोपोर्शन मोर देन, वो जो था आपके पास एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, और साथ में वो आपके पास फिल्म कोफिशिएंट वगैरह की सिर्फ वो वैल्यूज देता था। लेकिन ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू जो है, ये तमाम जो रेजिस्टेंसेस पॉसिबल हो सकती हैं वो तमाम इसके अंदर शामिल होंगे। हीट ट्रांसफर के लिए हम जो इवेपोरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम हीट जो ट्रांसफर के साथ साथ जो इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हम जो इवेपोरेटर्स को यूज करते हैं। तो ओपन पैन जो इवेपोरेटर है, बड़ा कॉमनली यूज इवेपोरेटर है। मिसाल इसकी ये है, जैसे आप लोग घर पे कोई सालन वगैरह बना रहे हो, तो सालन बनाते हैं तो आप बाद में पहले पानी वगैरह मिक्स करके फिर उसको गाढ़ा करते हैं। ये नॉर्मल ओपन पैन इवेपोरेटर है। आप गाढ़ा करके पानी को इवेपोरेट कर लेते हैं, और अब आपके पास खोया बनाने का अमल है, तो दूध आप कर रहे हैं, उसको पका रहे हैं, तो दूध में से सारा मॉइस्चर आप निकाल देते हैं, बाकी खोया रह गया, जो बाकी कंसेंट्रेटेड आपके पास मिल्क बच गया, वो खोए की हालत में बच गया। ये हमारे पास ओपन पैन इवेपोरेटर के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ऐसे इवेपोरेटर्स भी मौजूद होते हैं जिनके अंदर इंटरनली कोई ट्यूब्स मौजूद होगी, और वो ट्यूब्स जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगी। अभी हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे, फर्दर इसको डिटेल से भी बात करते हैं। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स वाले जो इवेपोरेटर होते हैं, ये इतने अच्छे नहीं होते इवेपोरेटर, इनमें प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा होता है, इनमें जो रिटेंशन टाइम भी ज्यादा है, इसमें जो हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी है वो भी स्लो है, तो इसको प्रेफर नहीं किया जाता। उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर भी मौजूद होते हैं, जिनमें खास तौर पर एक फोर्स सर्कुलेशन
जो है इवेपोरेशन सिस्टम उसको यूज किया जाता है। तो आप क्या करते हैं, कोई पंप्स वगैरह लगाकर आप नेचुरली नहीं बल्कि फोर्स, ज्यादा पावर से आप उस लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं, और जो वो लिक्विड है वो वर्टिकल ट्यूब्स में से फ्लो करता है। वो जो वर्टिकल ट्यूब्स है वो आपके इवेपोरेटर के इनसाइड मौजूद होंगी, और इर्द गिर्द सब स्टीम मौजूद होगी। वो स्टीम कांटेक्ट नहीं करेगी आपके उस सोल्यूशन या मिक्सचर के साथ, बल्कि वो हीट ट्रांसफर करेगी अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स। इस तरह आपका ये हीट ट्रांसफर हो जाएगी, और आपकी वो जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स टॉप पर राइज करेंगे, और फिर बाद में उनको कलेक्ट करके वो कंडेंस कर दिया जाता है, या फिर उसके जो है आप उसको आगे फर्दर कहीं यूज कर लेंगे, या उसका साथ कुछ और प्रोसेस उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमें जिस तरह हीट ट्रांसफर अच्छी करनी हो, आपने हाई हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट आपने हासिल करना हो, इसके लिए यू मस्ट हैव हाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर आपके पास जो हीट ट्रांसफर के लिए जो टर्बुलेंट फ्लो है, इट प्लेज अ मेजर रोल। तो टर्बुलेंट फ्लो की हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो बहुत फास्ट होगा। अच्छा, जब हम नेचुरल सर्कुलेशन यूज कर रहे होते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जब अगर कोई चीज को हम हीटअप कर रहे हैं, इवेपोरेशन में हमने देखा था, इसके अंदर खास तौर पे हमने कॉन्वेक्शन के अंदर देखा था कि कॉन्वेक्शन के अंदर जब हम किसी चीज को हीटअप कर रहे थे, तो हीटअप करने के बाद जैसे जैसे उसकी एज द मटेरियल गेट्स मोर हीटेड, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। तो उसकी डेंसिटी कैसे डिक्रीज कर रही है? बिकॉज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी। तो जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी वो मटेरियल लाइट होता जाएगा, और लाइट होने की वजह से वो राइज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो नेचुरल सर्कुलेशन है उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स होंगी, और उनके अंदर ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, वो अब आपका जो मटेरियल है वो राइज करना शुरू करेगा, और जो है हम अपना इवेपोरेशन का प्रोसेस कर लेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि जो हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है वो लो है। ये रेट जो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स हैं इसके लिए आपको जो एफिशिएंसी इनकी कम है, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं इसके, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपको कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी पंप्स वगैरह की यूज नहीं करनी पड़ती। तो हम केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अक्सर नेचुरल एक हमारे पास है, हम जो है नेचुरल साइफन बॉयलर्स उन्हें कहते हैं, जिसमें साइफनिंग इफेक्ट है। तो आप डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो फ्लो कॉन्टिन्यूस एक फ्लो आप उसको मेंटेन कराते हैं, और मेंटेन करने की वजह से खास तौर पर हमारे पास सर्कुलेशन पंप्स की जो खर्चात हैं, जब पावर कॉस्ट है, जब मेंटेनेंस की जो कॉस्ट वगैरह है, वो इसमें फिर नहीं लगते। ये उनका एडवांटेज होता है। तो कुछ कॉमनली देखिए, इवेपोरेटर्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हो सकती है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। जो कुछ कॉमनली इवेपोरेटर्स हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनमें सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। अच्छा, ये बाज़ औक़ात क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इकट्ठा भी हो सकता है। प्लेट इवेपोरेटर, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, agitated thin film evaporator, open pan evaporator, swept surface evaporator, सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर। ये वो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं इवेपोरेटर्स की, जिनको आप जो है इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सटेंसिवली इनको यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती है, प्रोडक्ट्स आप क्या बना रहे हैं, हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव नहीं है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी हीट कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर बेस करके फिर इनको आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, जो अब कुछ फर्दर हम देखते हैं, थोड़ी बहुत जो कॉमन इवेपोरेटर्स हैं हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उनकी कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, स्कीमेटिक उनकी डायग्राम्स देख लेते हैं, ताकि हम उसको देख सकें वो किस तरह काम करते हैं। जो ओपन पैन इवेपोरेटर मैंने बताया बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, बड़ा कॉमन, घर का आप पतीला कह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ओपन के अंदर वो जो मिक्सचर है, वो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आपकी इवेपोरेटर बॉडी के अंदर मौजूद है। ओपन पैन है, खुला पतीला है कोई,
और आउटसाइड सरफेस के ऊपर आपके पास एक स्टीम जैकेट मौजूद है। इसको हम स्टीम जैकेट कह दें, इसको आप स्टीम चेस्ट कह दें। इसमें क्या होगा कि आपकी वो जो कंडेंसिंग स्टीम है, जो आपके पास लो प्रेशर स्टीम है, उस स्टीम को आप हीटिंग मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। फिर वो जब हीट स्टीम अपनी हीट सप्लाई करती है इस ओपन पैन के अंदर मौजूद आपके लिक्विड मिक्सचर के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, तो उसकी हीटअप होने की वजह से जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और ये कंसंट्रेट होता जाएगा। इस तरह आपकी जो स्टीम कंडेंस होकर वो फिर स्टीम ट्रैप से निकलेगी। फिर वो सारा का सारा प्रोसेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टीम ट्रैप से कैसे उसको रिकवर करना है और किस तरीके से रिसाइकल करना है, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस चीज में एक चीज याद रखिएगा, जब आपके पास ये मुसलसल इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, तो जैसे जैसे इवेपोरेशन होती रहेगी, मसला उसमें ये आएगा कि आपकी अब जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। फिर उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम और आएगी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी राइज करता जाएगा, आपको मजीद से मजीद हीट चाहिए होगी। इस किस्म की हमें लिमिटेशंस हैं वो देखनी पड़ती हैं ताकि आपकी जो डिजाइनिंग है वो प्रॉपर हो सके। इसके साथ साथ हमारे पास वैक्यूम पैन इवेपोरेटर्स भी है। जरा देखते हैं वैक्यूम इवेपोरेटर है। इससे फर्क ये है कि ये ओपन पैन के मुकाबले में एक क्लोज्ड है, लेकिन ये जो इवेपोरेटर है ये खास तौर पर अंडर वैक्यूम काम कर रहा है। अच्छा, अंडर वैक्यूम काम कर रहा है तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अंडर वैक्यूम काम करने की वजह से द बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, यानी कि आपके पास लो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हासिल हो जाएगा। जो लो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हासिल होगा उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारे पास अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है, खास तौर पर खाने पीने वाली चीजें जो बहुत आसानी से हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उनको आप जाया होने से बचा सकती हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से, उनको जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं। उसको इस तरह की चीजों को, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को ट्रीट करने के लिए ये जो हमारे पास वैक्यूम इवेपोरेटर है बड़ा इफेक्टिव है। प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि इसका जो कैपेसिटी वॉल्यूम वगैरह है कम है, आमतौर पर इसको लो स्केल पे यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में खास तौर पर ये टोमेटो केचप, जैम, जेलीज, सॉसेस, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है इसमें कि आपके पास यहाँ पर एक आउटसाइड एक स्टीम चेस्ट, स्टीम जैकेट मौजूद है। हम अंदर इसके वो जो इवेपोरेटर की बॉडी है उसके अंदर आपका वो मिक्सचर या सोल्यूशन मौजूद होगा जिसको आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो साथ में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो है हम कोई मोटर है जो चल रही है, आप कोई इसको हो सकता है इम्पेलर वगैरह लगाया हुआ, आप मूव कराया हुआ, तो फिर आपने यहाँ पर इसको वैक्यूम क्रिएट किया होता है, कोई वैक्यूम पंप लगाया होता है। तो वो जो वैक्यूम पंप है बेसिकली वो क्या होगा कि इवेपोरेशन होने के नतीजे में जो वेपर्स बन रहे हैं उन वेपर्स को सक करता रहेगा। जब वेपर्स को सक करेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और वेपर्स को कॉन्टिन्यूसली आप रिमूव करते जाते हैं और उनके बाद कंडेंसर गुजार लेते हैं। कंडेंसर से गुजारने का मकसद ये हो सकता है या अगर आपका वैल्यू जो उन वेपर्स के अंदर जो हीट है उसको हम रिकवर कर लें। जो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसको फिर आप डिस्चार्ज करा लेते हैं और उसको आगे फर्दर जो है कहीं यूज कर लेते हैं। खास तौर पर इसमें ये देखिएगा कि ये जो हमारे साथ इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर दिखाया हुआ है, तो ये इम्पेलर इसके अंदर मुसलसल एजिटेशन रखता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो हीट है आपकी वो थॉरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, क्योंकि देखिए जो हीटिंग मीडियम है वो बॉटम पे मौजूद है, लेकिन जब ये इंपेलर इसके अंदर मुसलसल रोटेट कर रहा है, कोई एजिटेटर लगा हुआ है, तो वो हीट को कंप्लीटली मिक्स करता रहेगा और आपके पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली रन करता रहेगा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे इवेपोरेटर्स है जो कि खास तौर पर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर्स हैं। ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर से क्या मुराद है कि आपके पास जैसे शेड, वो इस तरह के हीट एक्सचेंजर के तौर पर इवेपोरेटर मौजूद है। पॉसिबल है कि जो ट्यूबुलर एक्सचेंजर है ये इवेपोरेटर की बॉडी के अंदर मौजूद हो या उसकी इवेपोरेटर की मेन बॉडी से बाहर मौजूद हो। ये बहुत कॉमन है और ये बनाने का मकसद ये था कि जैसे मैंने आपको उस टाइम पैन इवेपोरेटर में बताया था
कि पैन इवेपोरेटर की एफिशिएंसी बड़ी लो होती है, खासतौर पर जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है उनकी वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन की कैपेसिटी है वो बड़ी पुअर होती है, और आपको कंसंट्रेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लेट्स से कि आप किसी, जैसे आप इसकी मिसाल लें, गुड़ बनाने का अमल है। प्रिंसिपली जो गुड़ बनाने का अमल है वो एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर आप जब गुड़ बना रहे हैं तो उसके लिए आप वही प्रोसेस लगा रहे हैं ऑलमोस्ट जो आप चीनी बनाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन गुड़ बनाने के लिए आप देखें बड़ा स्लो प्रोसेस है, प्रोडक्शन उसकी कॉस्ट उसकी जो है आपकी वो ज्यादा होगी, तो वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, वो दिन में बनाया जाएगा, रात को नहीं बना सकते, इस तरह की इसमें लिमिटेशन होंगी बहुत ज्यादा। तो वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो पैन इवेपोरेटर्स के अंदर, उनको ओवरकम करने के लिए खास तौर पर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर्स कंटेनिंग हम जो थे इवेपोरेटर्स उनको यूज किया गया। अच्छा, ये जो ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर होते हैं इसमें क्या होता है कि आपके पास मोस्टली कोई शेल एंड ट्यूब किस्म का कोई हीट एक्सचेंजर होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि या वो इवेपोरेटर की बॉडी के अंदर होगा या इवेपोरेटर की बॉडी के बाहर होगा। सबसे पहला इस तरह का जो इवेपोरेटर था वो एक नॉर्बर्ट रिल्यू, एक हमारा एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, और उसने इसको जो है सबसे पहले बनाया, और उसने एक खास किस्म का प्रोसेस दरियाफ्त किया जिसको कहते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन के अंदर उसने मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स यूज किए, और बड़ा इफेक्टिवली उसने इस तरह के जो हीट एक्सचेंजर थे वहां पे उसमें यूज किए। तो उसने जो हीट एक्सचेंजर, नॉर्बर्ट रिल्यू ने जो हीट एक्सचेंजर यूज किए थे वो उनमें खास तौर पर हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स थी वो यूज की गई थी। वो जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स थी उनमें प्रॉब्लम क्या था, उनमें प्रॉब्लम आपके पास ये आ जाता था कि वो हमारे पास जो एक प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा था, और कंपैरेटिवली जो हीट कैपेसिटी थी वो जो आपकी थी उसकी वो भी लेस थी, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो था वो भी उसके लो थे, और उसको फिर खास तौर पर एक रॉबर्ट इवेपोरेटर था जिसने आफ्टरवर्ड उस इवेपोरेटर की मदद से उसको फिर फर्दर जो है इंप्रूव किया गया। जैसे ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये नॉर्बर्ट रिल्यू का हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स कंटेनिंग इवेपोरेटर है। पहला पहला इवेपोरेटर, सबसे पहला इवेपोरेटर जो इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया गया वो ये था, तो जिसमें आपके पास इन ट्यूब्स के अंदर स्टीम पास करती है हॉरिजॉन्टली, और आपके पास ये जो फीड है इस फीड को आप एंटर करते हैं, वेपर्स जो हीट एक्सचेंज होगी इसके नतीजे में जो वेपर्स बनेंगे वो आप रिमूव कर लेंगे, और आपका जो कंसेंट्रेटेड जो आपका सोल्यूशन है, जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। इस तरह के इवेपोरेटर में जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, प्रेशर ड्रॉप इसका ज्यादा था, रिटेंशन टाइम इसका बहुत ज्यादा था, और रिटेंशन टाइम ज्यादा होने की वजह से जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते थे, या खास तौर पर क्योंकि ये जो इवेपोरेटर था फूड इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था सबसे पहले, तो उसके लिए इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि फिर आपके जो फूड मटेरियल होते थे वो अपनी गजाइयत जाया करते थे। जैसे आप अगर खाना पीना बहुत अगर आप पकाते रहे शायद उसका जायका तो आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसमें गजाइयत नहीं होगी, उसमें कोई एनर्जी वगैरह मौजूद नहीं होगी। इसके मुकाबले में जो रॉबर्ट इवेपोरेटर था, तो आप उसको देख सकते हैं, रॉबर्ट इवेपोरेटर बड़ा सिंपल था कि उसने हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स के बजाय उसने ये वर्टिकल ट्यूब्स उसने लॉन्च कर दी। अब वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर क्या था कि आपके पास वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर जो स्टीम थी वो इस तरह ट्यूब्स के अंदर से पास कर रही है, ये गैप नहीं है, सारी की सारी ट्यूब मौजूद है हमारे पास, और कंडेंस होने के बाद वो रिमूव हो रही है, और इस किस्म के इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर ड्रॉप कम था, फिर आपके पास जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो ज्यादा था, रिटेंशन टाइप कंपैरेटिवली लेस था, और जो है हमारे पास एफिशिएंसी इसकी काफी ज्यादा थी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास ये तो आपने देखे कि जैसे इसके अंदर ये ट्यूब बंडल लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये इंटरनल हीट एक्सचेंजर या इंटरनल ट्यूब बंडल इवेपोरेटर है। ये देखिए ये इंटरनली एक ट्यूब बंडल मौजूद है। तो हमारे पास एक्सटर्नल बंडल वाले हीट एक्सचेंजर भी मौजूद थे। जो एक्सटर्नल बंडल वाले हीट एक्सचेंजर मौजूद होते थे तो उसके अंदर खास तौर पर जो जो है आप मैकेनिकल पंप्स यूज करके या थर्मोसाइफनिंग क्या है कि ये आपके पास बेसिकली एक
आप उसकी हीट को यूज करते हैं, और हीट को यूज करने की वजह से वो जो डेंसिटी के डिफरेंस होता है, तो डेंसिटी डिफरेंस के होने की वजह से एक आपके पास लाइट जो कंपोनेंट होता है वो राइज होना शुरू करता है, और उसके राइज होने की वजह से एक साइफनिंग इफेक्ट, हीट की वजह से इफेक्ट क्रिएट हुआ है। इसको थर्मल साइफनिंग कहते हैं। बड़ा जबरदस्त है। थर्मल साइफन री बॉयलर्स बहुत ज्यादा जो है कॉमनली है, यूज की जाती है आपके पास प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर। कैटल बॉयलर्स है उनको यूज किया जाता है, उनमें थर्मोसाइफन इफेक्ट होता है। और खासतौर पर जो रिफाइनरीज वगैरह थी उनमें भी बड़ा ये मौजूद किया जाता था। अपनी ओवरऑल जो आपकी एनर्जी कंजप्शन है उसको कम करने के लिए अगर वो प्रॉपरली डिजाइन किए गए हो तो वो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो इसकी जैसे आपको मिसाल में दिखाता हूं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक नेचुरल सर्कुलेशन, यानी कि जिसमें कोई थर्मल साइफनिंग इफेक्ट क्रिएट किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं ये है इवेपोरेटर की मेन बॉडी, और हमारे पास ये जो ट्यूब बंडल है, ट्यूबुलर बंडल है, जो हीट एक्सचेंजर है, ये आउटसाइड है। पहले हमने जो अभी देखे थे वो इंटरनल थे, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल थे इनमें, और इनमें बाकी सारा वही कुछ है कि आपके पास हीट उसी तरह होगी, लेकिन इस तरह के प्रोसेस के अंदर आपकी जो एफिशिएंसी है वो खास तौर पर बढ़ जाती थी। और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से क्या होता था कि हमारे पास जो हॉट सरफेस और जो कांटेक्ट एरिया था वो बड़ा कम होता था। क्यों कम होता था, देखिए जरा कंपेयर करते हैं। अब देखो, आपका सारे का सारा जो मटेरियल है वो मुसलसल ट्यूब्स के साथ इन कांटेक्ट है। इसके मुकाबले में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये देखो जरा कि यहाँ पर आपके पास वो जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल एंटर हो रहा है, और एंटर होने के बाद वो फिर इस इन ट्यूब्स के अंदर से वो राइज करता हुआ, ट्यूब्स के अंदर से राइज करता हुआ वो जनाब यानी आपके मेन इवेपोरेटर बॉडी के अंदर आ रहा है, और कंसंट्रेटेड यहाँ से रिमूव हो रहा है, और शेल साइड में यहाँ पे स्टीम दी हुई है। अब क्या हो रहा है, मेजॉरिटी जो आपका मटेरियल है वो मेन बॉडी के अंदर मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एक वक्त में थोड़ा सा गुजर रहा है। इस थोड़े से गुजरने की वजह से अब आपकी वो जो ओवर हीटिंग से आप बच रहे हैं, वो जो ओवर हीटिंग हमारे पास पॉसिबली यहाँ पर कम थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा थी ओवर हीटिंग। इस ओवर हीटिंग से बच रहे हैं, तो अब आप खास तौर पर अपनी ऐसी मटेरियल जो डिग्रेड हो सकती है, जिनकी कोई केमिकल नेचर चेंज हो सकती है, खास तौर पर खाने पीने की चीजें, उनको आप जो है बहुत आसानी से उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो टोमेटो जूस की कंसंट्रेशन करने के लिए, या ऐसी खाने पीने की चीजें जो बड़ी हीट सेंसिटिव हो, जैसे आप अगर देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा जो है, अगर खीर को बनाते वक्त या आपके पास कोई लिक्विड कोई इस तरह की चीज है जिसको अगर थोड़ा सा धुआं फिर जाए, आपको वो सालन खाने को दिल नहीं करेगा। तो इस तरह की जलने से चीज को बचाने के लिए, और खास तौर पे जो फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस क्योंकि बड़े हीट सेंसिटिव होते हैं, और साथ में उनके अंदर जो उनका एरोमा होती है, जो उनकी स्मेल होती है, वो इतनी ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है, अगर थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा इवेपोरेशन करें तो वो फिर आप उसकी वो स्मेल ही निकल जाएगी। अब आप देखें, अगर आप आम का जूस पी रहे हैं और आपको आम की खुशबू नहीं आ रही, आप कहेंगे यार ये क्या बला है। तो उसके अंदर फिर आप जो है नॉर्मली एरोमाज ऐड किए जाते हैं, इंडस्ट्री वाले ऐड करते हैं, क्योंकि एरोमाज रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई असेंबली यूज करें तो उसके अंदर आपके पास वो जो क्वालिटी लॉस है वो मिनिमम होगा, एरोमा लॉस है वो मिनिमम होगा, न्यूट्रिशनल लॉस है वो मिनिमम होगा। इसी तरह हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन भी है एक सिस्टम। तो हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन के अंदर ये हमारे पास टू स्टेज एक इवेपोरेटर है। तो जरा याद रखिएगा, जब हम इवेपोरेटर्स की बात करते हैं तो स्टेजेस से मतलब ये होता है कि अगर आपके एक से ज्यादा इवेपोरेटर मौजूद है, आप कहते हैं ये आपकी जो है आपके टू स्टेज इवेपोरेटर है। अगर आपके पास सिर्फ एक इवेपोरेटर, क्योंकि आपके पास और या प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो इवेपोरेटर यूज की जाती है वो इवेपोरेटर सीरीज में लगे होंगे। आपके पास एक इवेपोरेटर से निकल के दूसरे में आ रहा होगा, दूसरे से तीसरे में आ रहा होगा, तीसरे से चौथे में जा रहा होगा। तो हमारे पास इस तरह उसके अंदर हम इवेपोरेशन का सिस्टम उसके अंदर मौजूद होता है। तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है कि हमारे पास जब आपके पास ये देख सकते हैं कि एक से जो वेपर्स निकल रहे हैं, उन वेपर्स को फिर दूसरे को गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये टू स्टेज इवेपोरेटर है। इसका एक दूसरा नाम, इसको आप मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर भी कह सकते हैं, यानी कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर या डबल इफेक्ट इवेपोरेटर। यानी कि अगर आपके पास दो इवेपोरेटर लगे होंगे आप उसको डबल इफेक्ट इवेपोरेटर भी कहेंगे। डबल स्टेज, टू स्टेज या डबल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये एक और इसी तरह की हमारे पास ये एक इटालियन जो है
टोमेटो केचप का एक प्लांट है जिसके ऊपर ये हमारे पास जो थे इसी तरह के ये आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके इवेपोरेटर्स लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर हमारे पास जो है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बॉइलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स भी मौजूद होते हैं। ये जो बॉइलिंग फिल्म इवेपोरेटर होते हैं खासतौर पर ये क्या करती है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए लॉन्च किया गया कि आप कहते हैं कि हमें बल्क जो मटेरियल है हम उसको फ्लो ना करें, बल्क मटेरियल को हम हॉट सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में ना लेके आए, बिल्कुल उसकी स्मॉल अमाउंट को, बिल्कुल एक छोटी सी लेयर को आप हॉट सरफेस के ऊपर से कांटेक्ट करें ताकि कम टाइम में आप उसकी इवेपोरेशन कर सकें और खास तौर पर आप उसको जो है अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर सके और उसकी क्वालिटी को भी आप जो है मेंटेन रख सके। अच्छा, फिर जो हीटिंग एरिया है इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो इंटरनली हो, उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो ट्यूब्स के अंदर हो या कोई प्लेट्स लगी हुई हो, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को यूज किया गया हो, या कोई रोटेटिंग कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर आप रोटेट कर रहे हो, रोटेशन के जरिए वो फिल्म क्रिएट की जा रही है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो लिक्विड फिल्म होती है उसको ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी उसको मूव कराया जाता है और फिर वो जो है पॉसिबल है कि उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही हो या मैकेनिकल एजुटेशन लग रही हो और उसकी मदद से वो जो वेपर्स वगैरह है, और आपके पास वो फिल्म तो मूव कर रही होगी ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जो वेपर्स हैं वो फिर ड्रैग हो रहे होंगे उसके साथ साथ, और इस तरह का जो प्रोसेस है बड़ा रैपिड इवेपोरेशन का बाइस बनता है। और जो रीसर्कुलेशन है वो जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये इस तरह के इवेपोरेटर के अंदर आपको इनमें या खास तौर पर जो है इस तरह के इवेपोरेटर में बार बार रीसर्कुलेशन करनी पड़ती थी, तो ये आपको रीसर्कुलेशन नहीं करनी पड़ती और आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसको बड़ा ही हम इजीली उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स है। तो क्लाइंबिंग फिल्म जो इवेपोरेटर है ये इसकी एक हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, कि ये सबसे पहला एक ऐसा इवेपोरेटर था जिसको इंडस्ट्रियली जो है फिल्म इवेपोरेशन के लिए इसको बनाया गया। तो ये बेसिकली जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है, फिल्म इवेपोरेटर पहला पहला इवेपोरेटर था जो फिल्म इवेपोरेशन के लिए इसको यूज किया गया। और होता क्या है कि जो लिक्विड है उसको आप वर्टिकल ट्यूब्स के टॉप पर से उसको आप एंटर करवाते हैं और फिर वो क्या करता है कि हीटअप होगा, वो बड़ी जल्दी वो लिक्विड जो टॉप से एंटर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर लेता है। अच्छा, अब जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करता है तो उसके बाद वो जो वेपर फॉर्म करता है वो वेपर उस आपके लिक्विड को पुश करता है। मैं एक डायग्राम में को देखते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर क्या आपके पास है कि हमारे साथ यहाँ पर जो लिक्विड है उस लिक्विड को आप टॉप से इसको फॉल कराते हैं तो वो क्या होगा कि आपके पास टॉप से फॉल कराने के बाद हमारे इस साइड पर यहाँ पर शेल साइड में कुछ स्टीम वगैरह मौजूद है, और जब वो उसको आप उसको टॉप से उसको फॉल करा रहे हैं तो वो इस तरीके से फॉल करा रहे हैं जैसे आप देखिए अगर पाइप में से मैं इस तरीके से फ्लो कराऊं कि वो पाइप पूरा भरा हुआ ना हो, सिर्फ पाइप के जो इंटरनल सरफेस है उसकी दीवार के साथ साथ लग लग के वो जाए। जैसे कि बाद आप कभी कभार आप कोई ग्लास भरे तो ग्लास ऐसे भरे कि भाई ग्लास की दरमियान में से पानी ना भरे, बिल्कुल ग्लास की दीवार को टच करता हुआ उस तरह जाए। तो इसके अंदर भी आपके पास जो लिक्विड है वो बिल्कुल वॉल्स को ट्यूब्स की टच करता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो वो क्योंकि फिल्म होती है तो बड़ी जल्दी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाती है। जो बॉइलिंग पॉइंट पे आती है तो वेपर्स बनने शुरू होते हैं। तो जब आपके पास वेपर्स बनती है तो वो फिर आपकी थोड़ी सी फिल्म को वो ड्रैग करते हैं और इस वजह से इसको क्लाइंबिंग साथ में हम क्लाइंबिंग फिल्म कहते हैं, क्योंकि वो वेपर्स की वजह से ऊपर की तरफ मुसलसल ऊपर की तरफ वो ड्रैग करती है। और अच्छा, फिर हमारे पास जैसे जैसे आपके पास ये ग्रेविटी बढ़ती जाती है तो ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी वो आपका ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी और हम इस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह के जो इवेपोरेटर्स हैं खास तौर पर फूड इंडस्ट्री जैसे मिल्क इंडस्ट्री है या आपके पास जो जूस फ्रूट जूसेस इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके मुकाबले में एक फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर भी है, अपोजिट है कि क्लाइंबिंग फिल्म में वो क्लाइंब कर रहा था। यहाँ पे जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है उसमें आपकी जो बेसिकली फिल्म थी वो फॉल कर रही है और ये भी जो इवेपोरेटर है
बहुत ज्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है। बात ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म एक कलेक्टिवली आप कंबाइंड तौर पर भी उसको आप यूज करते हैं, उसको भी इंडस्ट्री के अंदर हम उसको यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके लिए काम क्या क्या किया जाता है कि जो फीड है उसको टॉप पे अपर एंड पर वर्टिकल ट्यूब्स की बहुत ध्यान से बड़े ख्याल से उसको प्रॉपर्ली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो जितने भी ट्यूब्स है ट्यूब्स की वॉल के साथ वो टच करें। फिर वो जो फिल्म है वो ग्रेविटी की मदद से डाउनवर्ड फ्लो करती है। अच्छा, अब इसके इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि आप बेसिकली, जरा इसको हम छोटा करता हूँ फिर देखते हैं। चलिए, अब होता क्या है, सबसे पहले देखिए आपकी जो फीड आ रही है, तो आप उस फीड को क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उस फीड को प्री हीट कर लेते हैं। तो आपके पास एक प्री हीटर लगा होगा, फीड एंटर हो रही, एंटर होने के बाद आप पंप की मदद से उसको पुश कराते हैं। तो ये आपके पास पुश कराने की वजह से आपके पास इन ट्यूब्स के जरिए आप उसको लिक्विड को आप जो है राइज करवा रहे हैं, और राइज कराने के बाद आप उसको बेसिकली प्री हीट कर रहे हैं। स्टीम शेल में आप एंटर कर रहे हैं, कंडेंसेट उसका यहाँ पे रिमूव हो रहा है, और आपके पास प्री हीटेड जो लिक्विड है वो राइज करता हुआ वो यहाँ पे टॉप पे आ जाए। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से उसको जो है टॉप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या होता है कि आपके पास क्योंकि ऑलरेडी वो प्री हीटेड होता है, मौजूद होता है, तो स्टीम आपके पास जो बनती है, तो उस स्टीम के बनने की वजह से हमारे पास वो जो क्योंकि ऑलरेडी वो हीट होते हैं, तो हीट करने की वजह से वो आपके पास जो जो फिल्म बनती है, वो फिल्म आपके पास जो वेपर्स होती हैं, उन वेपर्स को अपने साथ पुश करती हुई फिल्म अपने साथ फॉल करती जाती है। वो वेपर्स बॉटम पर इस तरह आपको यहाँ पर आते हैं, सडनली आप इसको एक ओपन स्पेस देते हैं, तो ओपन स्पेस देने के बाद से यहाँ पर एक सेपरेशन पॉसिबल होती है। जो आपका कंसेंट्रेटेड लिक्विड होता है वो डॉप वो आप जो है डिस्चार्ज हो जाता है, और टॉप से जो वेपर है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। ये हमारे पास जो है खास तौर पर जो उससे टोटली डिफरेंट था जो क्लाइंबिंग फिल्म था। क्लाइंबिंग फिल्म में कोई प्री हीटिंग नहीं थी, टॉप से आप करते थे, तो वो आपके पास क्लाइंबिंग फिल्म में वो जो फिल्म बन रही होती थी वो वहीं पे वेपर बन रहा होता था, और वो बेसिकली आपके पास वो वेपर आपके लिक्विड को ड्रैग कर रहा होता था टॉप से निकलने के लिए। इसके केस में यहाँ पे ऑपोजिट था, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्री हीटेड होते थे, तो प्री हीट होने की वजह से अब आपके पास वो जो वेपर बनना शुरू होता था, वो वेपर आपके पास बेसिकली वो आपके कहीं टॉप कहीं बॉटम पे कहीं बनेगा, और वो आपके पास जो अब लिक्विड फिल्म वेपर को ड्रैग करेगी और उसको बॉटम से डिस्चार्ज करवाएगी। नॉर्मली जो फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर होते हैं ये बहुत हाइट वाले वेपोरेटर होते हैं, 20-20 मीटर की भी ट्यूब जिसके अंदर पॉसिबल है। और मिल्क इंडस्ट्री के अंदर फ्रूट जूसेस वाले ये उस फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर को या क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म वेपोरेटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक स्पेशल टाइप है प्लेट इवेपोरेटर है। तो प्लेट इवेपोरेटर के अंदर भी हमारे पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर हम खास तौर पर आप इसको भी फिल्म इवेपोरेशन कह सकते हैं, कि बेसिकली आपका एक कोई प्लेट हीट एक्सचेंजर हम यूज कर रहे हैं, और प्लेट हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारे पास वो जो लिक्विड है वो प्लेट्स के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, और खास तौर पर जो आपके पास वेपर फ्लो करने के लिए बड़ा अच्छा गैप वगैरह मौजूद होता है। और नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो क्लाइंबिंग और फॉलिंग फिल्म जो सेटअप होते हैं, वो आप उनको प्लेट इवेपोरेटर्स की मदद से यूज करते हैं, या उनको सेपरेटली भी यूज किया जाता है। तो आप बस इसको यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास किस तरीके से ये प्लेट्स इस तरह लगी हुई हैं आपके पास, और प्लेट्स लगने की वजह से हमारे पास ये जो है दरमियान में ये गैप्स वगैरह मौजूद हैं वेपर्स वगैरह जनरेट करने के लिए। और आप इसको अल्टरनेटिवली देख सकते हैं, स्टीम सेक्शन है, फिर आपके अल्टरनेटिव प्लेट के ऊपर एक जगह पे स्टीम प्लेट है, एक जगह पे आपको फीड वाली प्लेट है। तो ये आपको आपको नजर आ रही है कि ये जैसे ये स्टीम वाली प्लेट है, ये फीड वाली प्लेट है, ये अपनी हीट को ट्रांसफर कर रही है, और आप इस तरह मुसलसल आपके पास फ्लो करते हुए
वेपर उसके साथ मौजूद होता है, जब वो आपके पास यहाँ पर डिस्चार्ज होने के लिए आती है तो एक सेपरेटर में, क्योंकि ओपन स्पेस मिलती है, तो वो जब ओपन स्पेस मिलती है तो प्रेशर डिक्रीज ड्रॉप करता है, तो प्रेशर ड्रॉप करने की वजह से ये सारे के सारे वेपर्स रिलीज होते हुए टॉप से डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपका कंसंट्रेटेड लिक्विड आपको वापस मिल जाता है। उसके मुकाबले में जो स्टीम होती है, देखिए आपके पास स्टीम हर जगह से हमारे पास, जैसे जैसे हम उसको लेके आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे स्टीम जो कंडेंसेट है वो प्रॉपर्ली हम उसको कलेक्ट करते हैं और स्टीम आपके पास यहाँ से कर, ये देखिए टॉप से ये आपके पास स्टीम हर उसके उसको हम यूज कर रहे हैं, इस तरह प्लेट्स को कनेक्ट करते हुए ट्यूब्स के यूज की जा रही है आपके पास ये स्टीम, और स्टीम यूज करने के बाद आपका जो कंडेंसेट है बॉटम से है। इसलिए ये देख सकते हैं ये सारी, देखिए एक ही प्लेट, इसको अगर आप गौर करें, ये आपके पास स्टीम और साथ में ये आपके लिक्विड की उसकी प्लेट है जिसको आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये हमारे पास प्लेट जो है इवेपोरेटर्स हैं जिसके अंदर क्लाइंबिंग और फॉलिंग फिल्म की ज्योमेट्रीज भी पॉसिबल है और बड़ा इफेक्टिव इवेपोरेटर है। टिपिकल इस तरह के जो इवेपोरेटर है जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो आप ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये जो प्लेट मैकेनिज्म है ये इनसाइड दीज, अब ये देखें कनेक्ट किए हुए हैं इसी तरह, तो ये आपके पास यहाँ पे देखें ये सारे इवेपोरेटर 1 2 3 4 ये सारे कनेक्टेड है आपस में, और ये बेसिकली प्लेट इवेपोरेटर भी उनकी असेंबली मौजूद है। ये जो कुछ प्लेट, सॉरी, ये जो सिस्टम था ये इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फिर कुछ हमारे पास स्पेशल किस्म के इवेपोरेटर है जैसे एजिटेटेड और स्वेप्ट सरफेस इवेपोरेटर। ये जो इवेपोरेटर है बड़ा जबरदस्त किस्म का इवेपोरेटर है कि इसके अंदर ये भी एक फिल्म इवेपोरेटर ही है, और इसके अंदर आपके पास कोई वर्टिकल जैकेटेड कोई सिलेंडर होगा जिसके अंदर कोई सेंट्रल कोई एजिटेटर होगा, और इम्पेलर जो है बेसिकली या एजिटेटर जो है, ये देखें आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर होने की इसके अंदर सिलेंडर मौजूद है, और आपके पास ये इसका ये एजिटेटर लगा हुआ है जो रिमूव कर रहा है, इम्पेलर है, बड़ी फास्ट स्पीड पर इसको जो है ये रोटेट कराता है, और रोटेट कराने की वजह से बड़ी थिन फिल्म्स की हालत में ये आपके सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर इसको टच करा देता है, वॉल्स की तरह इसको कराते हुए इसको कांटेक्ट करवाता है। फिर क्योंकि आपके पास स्टीम जो आ रही होती है वो वॉल के साथ टच कर रही होती है स्टीम, तो वो स्टीम जब आपके आती है तो बड़ा रैपिड हीट ट्रांसफर होती है, और रैपिड हीट ट्रांसफर होने की वजह से जो आपका कांटेक्ट टाइम है वो बड़ा लेस हो जाता है। कांटेक्ट टाइम लेस होने से फायदा क्या होता है, तमाम ऐसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हीट सेंसिटिव मटेरियल वो उनकी प्रोसेसिंग इसमें आसान हो जाती है, और फिर प्रोसेसिंग आसान होने की वजह से हमारा जो उनकी जो कोई डिग्रेडेशन उसकी कोई कंटेमिनेशन वगैरह उससे बच सकते हैं, और आप अपना कंसंट्रेट बॉटम से रिमूव कर लेते हैं। तो बाकी सिंपल है, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास ये है कि आपके पास वो जब थिन फिल्म बनाने के लिए ये आप इम्पेलर यूज करें, जब ये इम्पेलर रोटेट करता है तो रोटेट कराता है वो वॉल के साथ एक थिन फिल्म बना देता है बड़ी हाई स्पीड में, जो कि स्टीम के साथ जब कांटेक्ट करती है तो वो बहुत जल्दी अपना वेपर रिलीज कर देती है, जो कि टॉप से आपके पास ये ऊपर आप देखते हैं ड्राइव्स, वो उन इम्पेलर्स को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कराने के लिए ये कोई ड्राइव्स वगैरह लगी हुई है जो रोटेट करवाती है। सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर आप ये भी एक आपके पास थिन फिल्म इवेपोरेटर है, और इस जो सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर होते हैं तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास जो है बड़ी जो हीटिंग सरफेस है उसको रोटेट कराया जा रहा है, ये कि हमारे पास ये इसके अंदर खास तौर पर ये जो हीटिंग सरफेस है उसको ये मुकम्मल तौर पे आपके पास बहुत फास्टली मूव कर रहा है, और आपके पास वो जो लिक्विड है वो जो है वो हीट सरफेस के ऊपर आता है, और आते फौरी तौर पे इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के नतीजे में मिसाल के तौर पर देखिए आप ये फ्रूट जूसेस के लिए जैसे एप्पल जूस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और वहां पर आप टॉप से आपके पास वहां पे जूस आया, और जूस आने के बाद आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसको जो रोटेट कराया जा रहा है तो उसकी वजह से जब ये कांटेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट करने के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे पास इसके अंदर से जो एक मिनट कॉन्सेंट्रेटेड जूस है वो आपका इस तरीके से आपका टॉप से रिमूव हो रहा है, जबकि उसके नतीजे में हमारे पास जो स्टीम थी आप उसको हीटअप करने के लिए बॉटम से जो स्टीम हम इंजेक्ट कर रहे हैं, बॉटम से स्टीम इंजेक्ट करने के बाद कॉन्टिन्यूसली आपकी साइड से या आप वो जो कंडेंसेट है वो उसको हम डिस्चार्ज करते जा रहे हैं।
बेटा आपको एक दफा रिफ्रेश कर लो, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ये लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की हुई है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है, नजर नहीं आ रही, तो एक दफा रिफ्रेश कर लिया करें। रिफ्रेश करने से अक्सर ये है कि आपके पास कभी कभार नेट की कुछ स्पीड स्लो होती है, तो आपको वो शायद नजर आना शुरू हो जाए, जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो जाए। हीट सेंसिटिव हाईली विस्कस जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करने के लिए, उनके लिए सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर्स बड़ा इफेक्टिव है। प्रॉब्लम क्या है? बड़े कॉस्टली है, मेंटेनेंस बड़ी हाई है, और खास तौर पर जो स्टीम इकोनॉमी है वो बड़ी कम है। स्टीम का जो खर्चा, यानी कि स्टीम इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपको स्टीम का खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टीम चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसलिए इस तरह के जो इवेपोरेटर हैं ये उस वक्त यूज किए जाते हैं कि आपकी अगर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, वो प्राइस जो है वो आपको ऑफसेट कर दे, यानी कि वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है और वो आपको, ताकि मुनाफा हो सके, क्योंकि इसके अंदर स्टीम का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा खर्चा है, स्टीम बहुत ज्यादा वेस्ट होती है इसके लिए। और लेकिन इस तरह के जो प्रोसेस है उसके अंदर हम जो हीट सेंसिटिव विस्कस मटेरियल है उनको बड़ा आसानी से उसको डील कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको जो इवेपोरेटर दिखाए थे। इसके साथ साथ इन इवेपोरेटर्स को जब इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आप इन इवेपोरेटर्स को इंडस्ट्री में लगाने के लिए एक खास किस्म की असेंबली, एक खास किस्म की ज्योमेट्री यूज की जाती है। मसलन जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आपकी मर्जी है कि आप अपनी कॉपियों को एक दूसरे के ऊपर रख दें या टेबल पे एक दूसरे के आगे पीछे रख दें, ज्योमेट्री का जैसे मेरी सहूलत हो। इंडस्ट्री के अंदर इवेपोरेटर्स को किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, किस ज्योमेट्री के साथ लगाया जाता है, हम जरा वो देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फोर्स सर्कुलेशन, बहुत इसके साथ कोई भी किस्म का इवेपोरेटर हो सकता है जिसको आप फोर्स सर्कुलेशन कॉन्फ़िगरेशन पे चलाएं। उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास वो हीट एक्सचेंजर आउटसाइड पे होगा, और आप उसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि फोर्स पंप जो है आपके पास कॉन्टिन्यूसली वो रोटेट कराएगा आपकी जो फीड है, उस फीड को वो जब आप उसको आपकी ट्यूब्स में से पास कराएगा, और ट्यूब्स में से पास कराने के बाद हम जो है आपका स्टीम यूज कर रहे हैं, और ट्यूब में से राइज होते हुए शेल साइड पे कोई स्टीम वगैरह होगी और वो आपके पास कंडेंस होकर निकल जाएगी, जो आपका लिक्विड हॉट होने के बाद वो एक मेन उस बड़े एरिया में आएगा। और जब वो बड़े एरिया में आएगा, तो बड़े एरिया में आने के बाद जो वेपर्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव होते जाएंगे, और उसके मुकाबले में जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो आप उसको इस तरीके से रिसाइकल करते जाएंगे, तो ये हम सॉरी इसको रिमूव करते जाएंगे। ये एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, पॉसिबल है। उसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा असल यूज की जाती है, ये डबल इफेक्ट इवेपोरेटर या मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे इवेपोरेटर, एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये जो डबल इफेक्ट इवेपोरेटर है हमारे पास, देखिएगा कि डबल इफेक्ट इवेपोरेटर में जैसे मैंने आपको बताया था, इफेक्ट का मतलब यह है कि एक से ज्यादा इवेपोरेटर लगे हुए, एक इवेपोरेटर दूसरा इवेपोरेटर। अच्छा जी, अब देखिए जरा, ये जो डबल इफेक्ट इवेपोरेटर में आपकी जो फीड है जिसको आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो इवेपोरेटर नंबर 2 में आ रही है। फीड आपकी इवेपोरेटर नंबर 2 में आई। अच्छा जी, फीड आई आपके पास, यहाँ पर ये जो बंडल, ट्यूब बंडल वगैरह नजर आ रहे हैं, यानी कि जिसमें आप कोई स्टीम वगैरह कोई हम यूज कर रहे हैं, कोई हीटअप यूज कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या हुआ कि फीड जब आई तो वो हीटअप हुई, ये जो हीटिंग मीडियम यूज कर रहे हैं, और इस हीटअप होने के बाद पंप की मदद से आपने इसको गर्म फीड को पुश कर दिया इवेपोरेटर नंबर 1 में। जब इवेपोरेटर 1 में फिर आपके जो स्टीम मीडियम है, जो हीटिंग मीडियम है, उससे हीटअप होने के बाद आपके पास क्या हुआ कि कंसंट्रेटेड जो प्रोडक्ट था वो आपका इवेपोरेटर नंबर 1 से डिस्चार्ज हो गया।
तो ये जो इस तरह की है हमारे पास, इसको आप कहते हैं डबल इफेक्ट इवेपोरेटर, या आप इसको कहते हैं फीड बैकवर्ड। अगर फीड फॉरवर्ड होता, अगर फीड यहां से एंटर हो रही होती तो कहते हैं फीड फॉरवर्ड, क्योंकि फीड पीछे से एंटर हो रही है, आप कह रहे हैं फीड बैकवर्ड। है ये डबल इफेक्ट इवेपोरेटर। अच्छा, आप गौर कीजिएगा जरा, हो क्या रहा है। आपकी जो फीड है वो तो इवेपोरेटर नंबर 2 में एंटर हो रही है, जबकि आपकी जो स्टीम है वो इवेपोरेटर नंबर 1 में एंटर हो रही है। अब क्या होगा कि देखिए, आपके पास जब इवेपोरेटर नंबर 1 में स्टीम एंटर हो रही है तो ये लूप कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। तो आपके पास होता शुरू में क्या है कि जब आप पहले फीड देना शुरू करते हैं, फीड जब आपने देना शुरू किया, शुरू में स्टार्ट किया तो आप प्रोडक्ट नहीं लेते। आप कहते हैं कि फीड आपने दी, फीड देने के बाद आपने उसको दूसरे इवेपोरेटर में आई, अब वहां पे स्टीम आ रही होगी। स्टीम आने के बाद आप क्या करेंगे कि वो आपके पास यहाँ से स्टीम आने के बाद उसको, जब हम उसको यूज कर रहे होंगे आपके पास यहाँ से, तो उसको दोबारा आप उसको यहाँ से रिसाइकल करके भेज देते हैं। लेकिन शुरू में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टीम आपने एंटर की, स्टीम क्या करेगी, हिट करेगी, कंडेंसेट है वो रिमूव हो गया, और स्टीम की हीटअप की वजह से जो आपके जो लिक्विड जो फीड थी, उस फीड में जो वेपर बनेंगे, अब आप स्टीम को यूज नहीं करेंगे इवेपोरेट इफेक्ट नंबर 2 में या इवेपोरेटर नंबर 2 में। इवेपोरेटर नंबर 2 में आप इन वेपर्स को यूज करेंगे। जब आपके ये जो वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स आप इवेपोरेटर नंबर 2 में जाएंगे, तो ये वेपर्स अब आपकी फीड को आप हीटअप करेंडेंस, फिर इन वेपर्स को आप कंडेंस, अब इन वेपर्स को आप जाया नहीं करते, बल्कि इनको क्या करते हैं आप, क्योंकि ये जो वेपर्स हैं आपके, इसको फिर आप कंडेंस कर लेंगे और उसमें से निकाल लेंगे आगे से, और हीट भी रिकवर कर लेते हैं, और आपके पास यहाँ से जो हॉट जो लिक्विड है वो पंप करके इवेपोरेटर नंबर 1 में आ जाएगा, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। अब जो इवेपोरेटर नंबर 2 में जो वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को फिर आप फर्दर हम जो है कंडेंस कर लेंगे कहीं पे, और आप उसको अपने लूप पे ले आएंगे। तो ये इस तरीके के मतलब से आप देखिए, आपने क्या किया, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, एक के बजाय 2 इवेपोरेटर लगे हुए हैं, आपकी ज्यादा फीड आप हैंडल कर सकते हैं कम स्टीम देकर। देखिए आपने क्या किया, आपने अगर ये सिंगल पैन लगाया होता, आप स्टीम देते तो आप डबल कैपेसिटी आधी स्टीम लगाकर, इस तरीके से आपने ये जो इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा यूज हमारे पास इंडस्ट्री में। इस किस्म की ज्योमेट्री ये लाजमी नहीं है, ये 2 से 4 भी हो सकते हैं, सीरीज में होंगे, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये मोस्ट प्रेफरेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं, ये इसी की टाइप है, जैसे मैंने आपको डबल इफेक्ट बताया, तो बेसिकली ये मल्टीपल इफेक्ट हो सकती है। तो मल्टीपल इफेक्ट हम इवेपोरेशन हम देख रहे हैं। तो मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया था, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी मल्टीपल इवेपोरेटर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि फीड फॉरवर्ड आपके पास इवेपोरेशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, कि फीड आपकी फॉरवर्ड यानी कि इवेपोरेटर नंबर 1 में आ रही है। ये देखें, इसके मुकाबले में ये वाली जो थी, ये फीड बैकवर्ड थी। आपके पास ये जो फीड बैकवर्ड का मतलब ये होगा कि जो आपका लास्ट इवेपोरेटर होगा उसमें फीड पहले आ रही है, फीड बैकवर्ड। अगर ये फीड फॉरवर्ड होती तो पहले वाले इवेपोरेटर। ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये मल्टीपल इफेक्ट फीड फॉरवर्ड इवेपोरेटर है। तो क्या होगा कि आपकी जो फीड है बेसिकली, वो फीड आपके पास पहले इवेपोरेटर के अंदर आ रही है, और पहले ही इवेपोरेटर के अंदर हम उसको स्टीम को भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, स्टीम को यूज किया, इवेपोरेटर भी यूज किया, अब फीड भी आई, और पहले इवेपोरेटर के अंदर जो आपके पास वेपर्स बने हैं, अब आपके वो वेपर्स को आप यूज कर रहे हैं एज अ हीटिंग मीडियम इन द सेकंड इवेपोरेटर। तो फर्स्ट इवेपोरेटर से जो अब आपका लिक्विड हीट अप हुआ, कंसंट्रेट हुआ, वो अब आपके सेकंड इवेपोरेटर में आ गया। सेकंड इवेपोरेटर में अब ये जो आपके पास वेपर्स थे, इन वेपर्स ने मजीद इसको हीटअप किया, और हीटअप करने के बाद अब आपके पास ये जो वेपर्स है, ये आगे थर्ड में आ गए, थर्ड से फोर्थ, इसे कॉन्टिन्यूस चलता रहा, और आपके पास जो वेपर्स थे, वो बाकी जो कंडेंस हुए उसको आपने रिमूव कर लिया, और हॉट जो कंसंट्रेटेड लिक्विड था वो आगे में आ गया। इस तरह लास्ट में जब ये पहुंचेगा, लास्ट वाले इवेपोरेटर में पहुंचेगा, तो लास्ट वाले इवेपोरेटर में पहुंचने के बाद जो वेपर्स थे वो अपनी हीट देने के बाद इस तरह कंडेंस कर लिए जाएंगे, और इस हीटिंग के नतीजे में जो वेपर्स बनेंगे उनको फाइनली आपके पास जहां पे कोई वैक्यूम पंप लगा होगा, वो वैक्यूम पंप क्या करेगा,
आपके पास वैक्यूम क्रिएट, जब सक करेगा इन वेपर्स को, खींचेगा, तो आपके पास यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपको अब लो टेम्परेचर चाहिए होगा, आपको लो टेम्परेचर पर ये वेपर्स बनते जाएंगे। इसलिए इस तरह की सिस्टम के अंदर हमारे पास जो इवेपोरेटर्स होंगे वो अंडर वैक्यूम कहीं काम कर रहे होंगे और प्रोडक्ट आपको लास्ट वाले इवेपोरेटर से मिल जाएगा। तो ये स्पेशली मल्टीपल इफेक्ट फीड फॉरवर्ड एक इवेपोरेटर होगा। इसके मुकाबले में एक हमारे पास देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर है, जो कि विद फीड बैकवर्ड फीड ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर है। कैसे है जरा देखिए कि आपके पास 3 इवेपोरेटर लगे हुए हैं, इवेपोरेटर नंबर 1 2 3। तो पहले उसी तरह थर्ड इवेपोरेटर के अंदर फीड आई, जबकि आपके पास फर्स्ट इवेपोरेटर के अंदर आप वो स्टीम दे रहे हैं। तो ये बड़ा कॉमन है, ये जो है इस तरह के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब आप यूज करते हैं तो इसके अंदर जो एफिशिएंसी है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है और इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की एफिशिएंसी कम होती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी जो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए आपको फिर वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है, यहां पर ऐसा हमें नहीं करना पड़ता। तो यहां पर आपके पास जो फीड आ रही है, तो फीड आपने आई, अब आपके पास जो सेकंड इवेपोरेटर से जो वेपर आए, उन्होंने इस फीड को गर्म किया, ये वेपर्स अब आपके कंडेंस हो गए यहाँ पर, और अब आपकी फीड गर्म होने के बाद पंप के जरिए इसको आपने इवेपोरेटर नंबर 2 में ऐड कर डाल दिया। इवेपोरेटर 2 में अब जो वेपर्स आपके इवेपोरेटर नंबर 1 से आ रहे थे, वो वेपर्स इवेपोरेटर नंबर 2 में मौजूद कंसेंट्रेटेड लिक्विड को मजीद हीटअप करेंगे। मजीद हीटअप करने के नतीजे में आपको वेपर्स जनरेट होंगे, ये वेपर्स आपके अब इवेपोरेटर नंबर 3 में आ जाएंगे। अब आपका जो कंसेंट्रेटेड लिक्विड है वो अब यहां से पंप के जरिए इवेपोरेटर नंबर 1 में डाल दिया जाएगा। जब इवेपोरेटर नंबर 1 में पहुंचेगा तो क्या होगा कि अब आप स्टीम यूज कर रहे हैं, और स्टीम यूज करने की वजह से, क्यों स्टीम इसलिए यूज कर रहे हैं कि मुसलसल आपके पास यहाँ लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते रहिए, इसलिए आपको हाईएस्ट आपको फिर हीट सोर्स चाहिए होगा अगर आपने डेल्टा टी मेंटेन करना है। तो डेल्टा टी मेंटेन करने के लिए, डेल्टा टी मेंटेन करने के लिए हम जब यहाँ पर आप यूज करेंगे, तो डेल्टा टी मेंटेन करने के लिए आपको स्टीम यूज कर रहे हैं, तो स्टीम के नतीजे में जब हीटअप किया तो जो वेपर्स बने, उन वेपर्स को आपने अब इवेपोरेटर नंबर 2 के अंदर भेज दिया गर्म करने के लिए, और जो कंसेंट्रेटेड आपके पास लिक्विड था, प्रोडक्ट इसको कहना चाहिए, वो आपने इवेपोरेटर नंबर 1 के बॉटम से डिस्चार्ज कर लिया। स्टीम आपके पास कंडेंसेट आ जाएगा, उसको दोबारा बॉयलर में भेज देंगे, दोबारा लूप में ले आएंगे। तो ये आपके पास जो है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद फीड बैकवर्ड फीड। अच्छा, इसके मुकाबले में एक मैं आपको दिखा रहा हूं क्वाड्रपल इफेक्ट, यानी कि 4 इवेपोरेटर लगे हुए हैं विद मिक्स्ड फ्लो पैटर्न। बड़ा जबरदस्त किस्म की यूनिक ज्योमेट्री है कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास पहले जो 2 इवेपोरेटर हैं वो तो काम इस तरीके से कर रहे हैं कि फीड फॉरवर्ड के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो तीसरे और चौथे हैं वो फीड बैकवर्ड के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इस किस्म की भी ज्योमेट्री आप यूज करते हैं जहां पर उनको भी यूज किया जाता है, और खास तौर पे देखिए इसके नतीजे में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एक यूनिक किस्म की असेंबली है जिसको हम क्वाड्रपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद मिक्स्ड फ्लो पैटर्न, जो है यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मोस्टली हम जो यूज करते हैं ये ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद बैकवर्ड फीड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है सिस्टम, और डबल इफेक्ट इवेपोरेटर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। दिस वॉज अवर टूडेज लेक्चर। अगर बेटा किसी का सवाल है तो आज के लेक्चर के हवाले से, तो ये लेक्चर की जो स्लाइड्स थी ये ऑलरेडी मैं आपके जो ये जो नोट्स हैं LMS और OCW पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ मैं ये सेशन वैसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे भी। इस दौरान अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम या रोल नंबर लिखकर आप मैसेज कर दें ताकि मैं आपको सवाल पूछने का मौका दे सकूं। जी बेटा। जी असद खुर्शीद, सवाल पूछिए बेटा। अटेंडेंस के मैसेज ना भेजें, अटेंडेंस के मैसेज मत भेजें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो हमने मल्टीपल इवेपोरेटर यूज किया उसमें जो कंडेंसेट निकलता है वो हम प्री हीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं? मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। नो सर, नेक्स्ट वाला।
इसकी बात कर रहे हैं? जी सर, ऊपर वाला ये जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे जो कंडेंसेट हमें मिल रहा है, तो हम सुनो, कंडेंसेट। मेरी बात सुनो। ये प्रोडक्ट यहां से मिल रहा है, ये बन रहा है स्टीम कंडेंसेट। सुनो बात, ये जो स्टीम कंडेंसेट आप यूज कर रहे हैं, ये जो स्टीम कंडेंसेट है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसको आप बॉयलर में वापस भेज देते हैं, ताकि क्योंकि हॉट होता है, इससे दोबारा स्टीम बन जाए। क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में आमतौर पर यही किया जाता है कि जो आपका कंडेंसेट है उसको दोबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है और आपका प्रोडक्ट रिमूव कर लिया जाता है। जबकि जो आपके वेपर्स पहले इवेपोरेटर में बनेंगे, उन वेपर्स को फिर यूज किया जाता है अपने सेकंड इवेपोरेटर में हीटअप करने के लिए। जी निशान। सर एक्चुअली जो सेकंड इवेपोरेटर से मिलेगा, हमें कंडेंसेट मिलेगा, वो तो इतना ज्यादा हीटेड नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हमें तो कंडेंसेट चाहिए नहीं। हमने तो ये जो आपने क्या चीज आज आपने सीखी थी, इवेपोरेशन के नतीजे में आप जो वैल्यू लेस कंपोनेंट है, लेस वेरिएबल कंपोनेंट है, उसको रिमूव कर रहे हैं। लेट्स से कि ये शुगर सोल्यूशन है, गन्ने का जूस है, चीनी बना रहे हैं। चीनी बनाने के लिए आपने जब किया, तो आपने चीनी में से शुगर कंटेंट हासिल करना है, पानी को रिमूव कर देना है। अब आप जरा देखो, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे फीड एंटर हुई, शुगर केन का जूस एंटर हुआ। जूस एंटर होने के बाद आपने क्या किया कि जब आपने हीट अप किया, ये पीछे से कोई वेपर्स आए जिसने हीट अप किया। हीट अप करने के बाद आपका जो शुगर के जो पानी पानी था वो निकल गया। अब शुगर कंसंट्रेट होके इवेपोरेटर नंबर 2 में आ गई। इवेपोरेटर 2 में वेपर से मजीद कुछ हीट अप किया और अब उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ा। मजीद टेम्परेचर बढ़ने के बाद अब इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि अब वेपर्स उसको नहीं गर्म कर सकते। अब आपने स्टीम यूज की। स्टीम ने इसको कंसेंट्रेट करते हुए प्रोडक्ट की हालत में निकाल दिया और आपका जो पानी था, जो इसके दौरान में जो वेपर्स बने हैं, जो पानी होंगे, वो उसको अब आप सेकंड इवेपोरेटर के अंदर ले गए हैं। तो इस तरीके से आपको, तो इसके अंदर खास तौर पे देखिए, ये जब आप इसको जरा गौर से इसको देखो, आप यहाँ पर जो फीड एंटर हुई है उसका लोएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ पर जो पहुंची है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था, यहाँ पे लोएस्ट था। इसीलिए जब वेपर्स यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो उनको जब वो यहां पर आएंगे, उनका कम टेम्परेचर होगा, वो सफिशिएंट होंगे, डेल्टा टी वो मेंटेन करेंगे कि उस डेल्टा टी के ऊपर आपका हीट ट्रांसफर हो। अगर ये मेंटेन ना कर सके तो फिर तो सारा मकसद ही फौत हो जाएगा। जी जिशान। जी सर, बस यही पूछना था। बेटा अटेंडेंस के मैसेज मत कीजिए। बेटा इसको ट्राई करते रहे, वो मिल जाएगा आपको, वहां पे खुल जाएगा आपको। कई दफा पहले ट्रांसफर किया, आप आधा साल गुजर गया, अब आपको किताबें याद आ रही हैं, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा, बहरहाल आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। कई दफा पहले मैं ये काम कर चुका हूं, मैं फिर कर दूंगा। लेकिन ये आप लोगों को पहले दिन कर लेनी चाहिए थी। ये बुक्स जो थी, ये पहले लेक्चर में अपलोड की गई थी। अब आपका ये तो अब साल हमारा खत्म होने वाला है और अब आपको किताबें याद आ रही हैं, दोबारा मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। आप इसको जो है इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल काम करें, बुक्स को पहले दिन आप कर लिया करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। जी बेटा, लेक्चर के हवाले से किसी का कोई सवाल हो? बेटा अब आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस के मैसेज सेंड करना शुरू कर दीजिए। अटेंडेंस का मैसेज अब से मैं काउंट करना शुरू करूंगा। ये जो अब 11, ये जो अब यहाँ पे टाइम आ रहा है आपके पास, ये फुरकान करीम वाली अटेंडेंस है, मैं यहाँ से काउंट करूंगा। इससे पहले वाली अटेंडेंस में काउंट नहीं करूंगा। इस दौरान जब बच्चे मुझे अटेंडेंस के मैसेज सेंड करें, अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो अपना वो माइक ऑन करके सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है। जी बेटा, अगर किसी का मजीद सवाल है आपके पास, आप अपना डायरेक्टली माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और आप
मजीद लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, तो आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। इस दौरान मैं मजीद 1 मिनट मौजूद रहूंगा, ताकि अगर आपके पास कोई सवाल पूछना चाहिए, किसी की अटेंडेंस रहती है, तो वो ये दोनों काम हो सके। अगर आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और आप मजीद सवाल नहीं पूछना चाहते, तो आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। बेटा अगर किसी की अटेंडेंस रहती है और उसने कुछ या किसी ने सवाल पूछना है, सवाल पूछने वाले अपना डायरेक्टली माइक ओपन करके सवाल पूछ लें। अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो अटेंडेंस का मैसेज मुझे सेंड कर लें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आपने मजीद सवाल नहीं पूछने या आप अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, तो आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अब ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।